हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। एसआर के पीटीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी को लेके आज आगे बढ़ेंगे। आज हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जितने डोमेन्स हैं उसके कुछ कीवर्ड्स को बताएंगे और साथ ही कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब आप लोग देख पाएँ और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और कीवर्ड्स के माध्यम से क्या होगा कि आप लोग कम समय में किसी भी क्वेश्चन को तुरंत से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज कीवर्ड्स भी देखेंगे और हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए। और हाँ, पिछले वीडियो में शायद साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम महोदय ने 1956 में दिया था और इसका रिवाइज वर्सन जो है वो 2001 में लॉरेन एंडरसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या? ब्लूम्स महोदय ने शैक्षणिक अधिगम के उद्देश्यों को 3 अलग अलग भाग में बांट के समझाने का प्रयास किया। यानी यही 3 वो क्षेत्र होते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है और ये तीनों क्षेत्र जो हैं वो हायरार्की में है। ठीक, तो कौन कौन सा क्षेत्र है इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। डोमेन का अर्थ होता है क्षेत्र, एरिया, पक्ष, है ना। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा जो है वो है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा जो डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तीनों डोमेन को अलग अलग करके समझेंगे, लेकिन तीनों डोमेन को हमने जैसा बताया था थी ये 3S से इसको जोड़ के देखेंगे। 3S थ्योरी को आप लोगों ने महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन में भी पढ़ा होगा और यही 3H यानी हेड, हार्ट एंड हैंड से तीनों डोमेन को जोड़ के देखेंगे। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है और संज्ञानात्मक क्षेत्र का संज्ञानात्मकता का अर्थ होता है हमारे सोच से, यानी हमारे दिमाग से, इसीलिए इसको हेड से जोड़ा गया है। दूसरा जो है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक, हमारे मोटिवेशन से, हमारे फीलिंग से, हमारे एटीट्यूड से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हार्ट से जोड़ा गया है ना। और तीसरा जो है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर यानी क्रिया, कार्य, फिजिकल से जोड़ा गया है, इसीलिए इसको हैंड से कनेक्ट करके देखेंगे। तो आप लोग 3H को याद रखिएगा, हेड, हार्ट एंड हैंड को, तीनों डोमेन आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जो पहला डोमेन है हमारा वो है कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम महोदय ने 1956 में दिया था। जैसा कि हमने बताया था कि 2001 में इसका रिवाइज वर्सन आया था लॉरेन एंडरसन के द्वारा। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पिरामिड बना हुआ है ना। और पहला जो है 1956 ब्लूम महोदय के द्वारा दिया गया है, दूसरा जो है 2001 में लॉरेन एंडरसन के द्वारा दिया गया है। और कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम महोदय ने 6 सब डोमेन में बांटा है। 6 वो हायरार्की में है। हायरार्की का अर्थ होता है डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना हायरार्की होता है। ठीक ना। तो हम लोग भी इस सब डोमेन को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। सबसे पहला जो ध्यान देना है वो है कि फर्स्ट नीचे से जो ये जो 3 है, 3 सब डोमेन है, ये लोअर लेवल में है और ऊपर का जो 3 सब डोमेन है वो हायर लेवल में है। ठीक ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी हमारे चिंतन, हमारे सोच की बात कर रहा है। ठीक ना। तो 3 जो नीचे के 3 जो सब डोमेन है उसमें जो चिंतन का स्तर होगा वो
कम होता है, लेकिन ऊपर के जो 3 डोमेन हैं उसमें हमारे चिंतन का स्तर बढ़ जाता है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हमारे चिंतन का स्तर बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। और सबसे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ पे आ जाएंगे, सबसे टॉप पे आ जाएगा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक। और ये भी ध्यान देना है ना कि ब्लूम महोदय ने जो सब डोमेन दिए हैं, टेक्सोनॉमी दी है, वो नॉन फॉर्म में है, ये नॉन फॉर्म में है, और जो लॉरेन एंडरसन के द्वारा दिया गया है वो वर्ब फॉर्म में है, ठीक। तो पहले हम लोग सब डोमेन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सब डोमेन है वो है नॉलेज। सबसे पहला जो सब डोमेन है वो है नॉलेज यानी ज्ञान। इस स्तर पे क्या होता है ना कि किसी चीज मतलब कोई भी सूचना है, कोई भी सूचना को हम लोग अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, ठीक ना। ये सिर्फ एक ज्ञान है। जैसे कि हम लोग टेबल याद करते हैं, है ना, टेबल याद करते हैं, मतलब इसमें सिर्फ रटने का काम होता है। नॉलेज लेवल जो होता है वो सिर्फ रटने का काम होता है। आप किसी चीज़ को रट लिए, वो आपके दिमाग में घुस गया है, ठीक ना। लेकिन जैसे हम कॉम्प्रिहेंसन यानी बोध स्तर में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, उन चीज़ों को हम समझते हैं। आपने नॉलेज लेवल में क्या किया, किसी टेबल को आपको याद करने दिया कि हाँ 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, ठीक, आपने रट लिया। लेकिन वो 2 दूनी 4 होता कैसे है, इसे आप कब समझते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल में, कि ये 2 दूनी 4 ऐसे होता है, ठीक ना। आप एक एग्जांपल, आप जैसे क्लास में आप गए, बच्चों को आपने बताया कि आज हम नॉन टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। आपने जो बताया कि हम आज नॉन पढ़ाएंगे तो वो उसका नॉलेज लेवल हो गया। जब आप उस चीज़ को पढ़ा देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल हो गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है एप्लीकेशन, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग किसी भी एग्ज़ाम में जो आपके बीएड से संबंधित हो, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जेटेट हो, तो वो कॉग्निटिव डोमेन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट लेवल हम लोग आते हैं एप्लीकेशन पे। जब बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया, उसे समझ लिया, तो क्या करते हैं, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन में क्या करते हैं, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपने नया मोबाइल ख़रीदा, ठीक। मोबाइल में ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मान लीजिए एक फ़ोटोशॉप का एप्लीकेशन है, आप फ़ोटोशॉप के एप्लीकेशन को देख रहे हैं, ठीक। वो आपका उसमें है तो आपका नॉलेज हो गया। उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं, किसी के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे कि ये फ़ोटोशॉप को कैसे एडिट किया जाता है, आप उनके पास जाके उस चीज़ को समझते हैं, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल हो गया। और जब समझने के बाद आप अपने किसी फ़ोटो को एडिट करके फ़ोटोशॉप में अच्छे से बनाते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन हो गया। आप जिस चीज़ को समझे हैं उस चीज़ को अप्लाई करना है एप्लीकेशन में। जब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन लेवल, थर्ड लेवल में आप आ जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट लेवल जो है एनालिसिस है। एनालिसिस होता है विश्लेषण। एनालिसिस में क्या करते हैं, चीज़ों को पार्ट बाई पार्ट अलग करके उसको देखा जाता है। किसी भी चीज़ को अलग अलग भाग में उसको डिवाइड करके, ठीक है, उसको अलग अलग भाग में तोड़ के उसको देखा जाता है, ये एनालिसिस होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, चीज़ों को जोड़ा जाता है। एनालिसिस में चीज़ों को तोड़ के देखा जाता है और सिंथेसिस में चीज़ों को जोड़ के देखा जाता है। एंड लास्ट जो होता है एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। आपने जिस चीज़ों को समझा, जिस चीज़ों को अप्लाई किया, एनालिसिस किया, सिंथेसिस किया, उसका लास्ट सिंथेसिस किया, उसका लास्ट में मूल्यांकन होता है। आप उस चीज़ को मूल्यांकन करते हैं, ठीक। अब हम लोग अगर लॉरेन एंडरसन के द्वारा जो दिया गया है सब डोमेन उसके बात करें, ये जो कि फॉर फॉर्म में है, नॉलेज रिमेम्बरिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन जो है अप्लाई हो गया, एनालिसिस जो है वो एनालाइजिंग हो गया, सिंथेसिस जो है वो एवेल्यूएटिंग हो गया। नहीं, सिंथेसिस जो है वो
क्रिएटिंग बन के सबसे टॉप पे चला गया और इवोल्यूशन जो है वो 5th लेवल पे आ गया, है ना। तो हम अभी अगर अगर अब पूछा जाएगा कि सबसे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सा है, तो आप क्रिएटिंग को टिक कीजिएगा। सबसे हायर लेवल यानी क्रिएटिंग का मतलब है कि कोई नया चीज़ बनाना अपने अनुसार। आपने जिस चीज़ को समझा, जिस चीज़ को अप्लाई किया, उसको सारे चीज़ को मिला के कोई नया चीज़ को बनाना ही क्रिएटिंग होता है ना। तो ये हो गया कॉग्निटिव डोमेन। अगला डोमेन पे हम लोग बात करते हैं तो वो है अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र। तो जब भावात्मक क्षेत्र की बात करेंगे हम, तो सबसे पहला जो डोमेन है, ये भी देखिए हायरार्की मोड में है, क्योंकि ये 1 2 3 नंबर से निकले हैं, लेकिन जब उसको हम पिरामिड के तरह सजाएंगे तो रिसीविंग जो है सबसे नीचे आ जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आएगा, तब वैल्यूइंग आएगा, तब ऑर्गेनाइजिंग आएगा, तब इंटरलाइजिंग वैल्यूज़ आएंगे। यानी रिसीविंग जो है वो नॉलेज की जगह आएगा, रिस्पॉन्डिंग जो है वो कॉम्प्रिहेंसन की जगह आएंगे, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है रिसीविंग। रिसीविंग का अर्थ क्या होता है? कोई भी सूचना को ग्रहण करना, प्राप्त करना। किसी भी सूचना को हम पहले ग्रहण करते हैं, पहले अपने अंदर रिसीव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसी के आधार पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। जो सूचना को हम ग्रहण किए हैं उसी के आधार पे रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी सूचनाओं को हमने ग्रहण किया है उसका एक मूल्यांकन करते हैं, उसको एक मूल्य प्रदान करते हैं। हर एक सूचना को हम मूल्य प्रदान करते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं कि हर जितनी भी सूचनाओं को हमने मूल्य प्रदान किया है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सजाते हैं अलग अलग भागों में। उसके बाद वाले स्टेप में इंटरलाइजिंग वैल्यू। जब ऑर्गेनाइज कर लिया हमने अपनी सूचनाओं को, जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको हम लोग जब मूल्य प्रदान करके सजाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। यानी जिस भी सूचना को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसको क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर रखते हैं, उसको सबसे पहले हम अपने अंदर समाहित करते हैं। यानी जिस भी तरह की सूचना को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उसको सबसे पहले हम उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। ये है इंटरलाइजिंग वैल्यू। तो ये 5 सब डोमेन है जो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, भावात्मक क्षेत्र में। उसके आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो है साइकोमोटर डोमेन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र में 6 सब डोमेन है, 6 अलग अलग भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले ये भी हायरार्की मोड में है। हायरार्की अब समझ गए होंगे आप लोग, यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है सबसे लोअर लेवल पे आएगा, फिर बेसिक मूवमेंट, तब परसेप्चुअल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, स्किल मूवमेंट, देन नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन आएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट यानी होता है जो चीज़ नेचुरली है, जिस पे आपका ऐसा मूवमेंट जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, पलकों का झपकना, ये सब रिफ्लेक्स मूवमेंट में आएगा। उसके बाद क्या होता है बेसिक मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो मतलब जन्म के साथ जो भी आपको मूवमेंट मिला है वो है रिफ्लेक्स मूवमेंट। फिर बेसिक मूवमेंट। बेसिक मूवमेंट में क्या होता है कि जब बच्चा घुसकना शुरू करता है या चलना शुरू करता है तो वो बेसिक मूवमेंट है। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ में क्या आ जाएंगे, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ में यानी किसी चीज़ को परसीव करने के बाद उसके अनुसार मूवमेंट करना, या किसी चीज़ को देख के उसके अनुसार मूवमेंट करना परसेप्चुअल एबिलिटीज़ में आ जाएंगे। फिर आता है फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटीज़ में यानी जब बच्चा अच्छे से दौड़ना, अच्छे से चलना, दौड़ना, कूदना सीख जाता है तो वो फिजिकल एबिलिटीज़ में आ जाते हैं। स्किल मूवमेंट। स्किल मूवमेंट एक विशेष प्रकार का मूवमेंट है, यानी जब कोई बच्चा विशेष क्षेत्र में अपना मूवमेंट करता है, या जैसे ये कहें कि कोई बच्चा लंबी कूद में या ऊंची कूद में बड़ा अच्छा होता है तो वो स्किल मूवमेंट हो गया। उसके बाद नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन यानी यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, गेस्चर के द्वारा, है ना, इशारों में जब किसी चीज़ को बात करते हैं तो वो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो चलिए ये तो हो गया तीनों डोमेन के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया कि कौन कौन सा है तीनों डोमेन, और तीनों डोमेन के अंदर कौन कौन सा सब डोमेन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब जैसा कि हमने बताया था कुछ कीवर्ड्स हैं, हर डोमेन के कुछ कीवर्ड्स हैं, तो वो उस कीवर्ड्स को आप लोग अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहला जो है सब डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला जो सब डोमेन है वो है नॉलेज। अब नॉलेज में कौन कौन सा कीवर्ड आते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं नॉलेज में। डिफाइन है, डिफाइन का मतलब परिभाषित करना, आइडेंटिफाई है पहचान करना, डिस्क्राइब है वर्णन करना, फिर रिकॉल है याद करना, लिसनिंग है सूची बनाना, रिकॉग्नाइज पहचानना, मेमोराइजेशन याद करना, रिसाइट सुनाना, टेल कहना, रिबिल्ड यानी फिर से बनाना। ये सारे कीवर्ड्स हैं, यानी ये सब वर्ड किसी भी क्वेश्चन में जहाँ आएंगे वो सीधे उसका संबंध किससे हो जाएगा, नॉलेज से हो जाएगा, ज्ञान से हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में क्लासीफाई हो जाता है, वर्गीकृत करना, कंपेयर हो जाता है, तुलना करना, फॉर्मुलेट हो जाता है, तैयार करना, रिलेट यानी संबंधित, डिस्क्राइब वर्णन करना, इन्फर तर्क करना, एक्सट्रैक्ट उद्धरण या सार करना, डिस्टिंग्विश अंतर करना, इंटरप्रेट व्याख्या करना, समराइज यानी संक्षेप। ठीक ना। उसी तरह आगे हम लोग अप्लाई में देखेंगे तो कंडक्ट है, सॉल्व है, चेंज है, रिलेट है, कंप्लीट है, ट्रांसफ़र है, मॉडिफिकेशन है, प्रेडिक्ट है, यूज़ है, डिस्कवर है, ये अप्लाई का कीवर्ड है। आगे चलते हैं। एनालाइज में देखेंगे तो हम लोग कनेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इलस्ट्रेट है, कोरिलेट है, डिस्टिल है, सेपरेट है, टेक अपार्ट है, कैटेगराइज है, डिवाइड है, रिलेट है, ये सब सारे एनालाइज में आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह एवुलेट का भी है और क्रिएट का भी है। इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और किसी किसी में देखिएगा कि जैसे कोई कोई वर्ड जो हैं किसी दो सब डोमेन में आते हैं, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और वो क्या पूछना चाह रहा है उस आधार पे आप उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ दिया है वो पिछले किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ है और उसी को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है। पहला जो है एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक, अफेक्टिव भावात्मक, स्पिरिचुअल आध्यात्मक और प्रोफेशनल व्यावसायिक। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ के आप लोग सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डोमेन के बारे में। कौन से डोमेन के बारे में, लर्निंग डोमेन, है ना। लर्निंग डोमेन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल कोई डोमेन नहीं है। अफेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक डोमेन, भावात्मक क्षेत्र, ठीक ना। उसके बाद स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल भी कोई डोमेन नहीं है। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल भी कोई डोमेन नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अफेक्टिव यानी भावात्मक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, ए ट्रेनी टीचर राइट वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज स्टूडेंट शैल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच डोमेन शैल दिस ऑब्जेक्टिव फॉल। यानी एक प्रशिक्षु शिक्षक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा। ठीक, पहला जो ऑप्शन है वो है स्किल,
यानी कौशल, दूसरा जो है सिंथेसिस यानी संश्लेषण, तीसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध, और चौथा जो है एनालाइजिंग यानी विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक प्रशिक्षु शिक्षक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में, समझ, है ना, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का बात कर रहा है, ठीक ना, यानी बोध, बोध स्तर। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, कॉम्प्रिहेंशन, बोध स्तर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A student aggressive in his behavior towards his peer group and does not conform to the norms of the school. This student needs helpers. यानी एक छात्र अपने सहकर्मी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के मानदंड के अनुरूप नहीं है। इस छात्र को इसमें मदद चाहिए। किस क्षेत्र में मदद चाहिए? सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन मनोगत्यात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन भावात्मक क्षेत्र, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आप लोग ने। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि वो अपने पीयर ग्रुप, अपने जो पीयर ग्रुप है उसके प्रति जो उसका बिहेव है वो थोड़ा एग्रेसिव है ना। तो यहाँ पे ये उसको किस तरह के क्षेत्र में उसको मदद चाहिए, तो यहाँ सीधा सीधी उसका जो फीलिंग से जुड़ा हुआ बात कर रहा है, उसके फीलिंग्स से, यानी उसको दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो इस तरह का कार्य कर रहा है। इसीलिए ये अफेक्टिव डोमेन होगा इसका सही आंसर। भावात्मक क्षेत्र यानी उसे भावात्मक क्षेत्र में मदद चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए साइंस टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेयर गिवन एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू। यानी एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल एवं गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण संबंधित है, किस उद्देश्य के लिए संबंधित है? पहला जो है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ज्ञान उद्देश्य, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, समझ उद्देश्य, तीसरा जो है वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, प्रयोग उद्देश्य, चौथा है स्किल ऑब्जेक्टिव यानी कौशल उद्देश्य। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब एक टीचर, साइंस का टीचर जो है वो क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस का एग्जाम्पल पूछ रहा है ना। तो इसमें जब बच्चे एग्जाम्पल देंगे तो वो उसके मतलब किसी चीज़ को वो समझा है तभी उस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल देंगे। इसका जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव यानी समझ उद्देश्य। किसी चीज़ों को जब समझ लेगा तभी तो उसके बारे में वो एग्जाम्पल दे सकता है। उस जब वो क्लासीफाई कर लिया कि हाँ ये ठोस है, ये तरल है, ये गैस है, उन चीज़ों को समझ लिया तब उसके बारे में वो एग्जाम्पल दे सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन।
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सबसे पहला जो है वो है डिफरेंशिएट, अंतर करना। दूसरा क्लासीफाई, वर्गीकृत करना। तीसरा है डिस्क्राइब, वर्णन करना। और चौथा है आइडेंटिफाई यानी पहचान करना। इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया यानी कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा है, दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कॉग्निटिव डोमेन का एनालिसिस सब डोमेन के बारे में बात कर रहा है। तो एनालिसिस में क्या करते थे हम लोग? चीज़ों को अलग अलग करके समझने का प्रयास, यानी चीज़ों को तोड़ के अलग अलग करके समझने का प्रयास करते थे। तो वो क्या है? इसमें क्या होगा सही आंसर? डिफरेंशिएट यानी अंतर करना। अंतर तभी तो करेंगे जब उसको अलग अलग भागों में हम करके देखेंगे। यानी आपको अगर किसी दो मोबाइल में कंपेयर करने को कहा जाएगा कि इस दो मोबाइल में कंपेयर कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा? तो उसका एनालिसिस कीजिएगा दोनों मोबाइल का। किस प्रकार से एनालिसिस कीजिएगा? उसके बाद ही आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एनालिसिस किस आधार पे कीजिएगा कि हाँ, इसका रैम कितना है, इसकी फीचर्स इसके कौन कौन से हैं, इसके कैमरे की क्वालिटीज़ कैसी है। उसके बाद ही तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि हाँ, ये जो मोबाइल है ये इसका इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, ये जो मोबाइल है इसका मेगापिक्सल इतना है, इसमें इतना रैम है, इसमें इतना रैम है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये किस में होगा? जब आप एनालिसिस किसी चीज़ का कीजिएगा तब होगा। तो इसका सही आंसर डिफ्रेंशिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव यानी एक उद्देश्य कथन दिया है। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट्स ऑफ ए स्टोरी इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कॉग्निशन। यानी एक उद्देश्य कथन दिया हुआ है कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ठीक ना। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव है, तीसरा जो है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है, और चौथा जो है एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव है। तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक इकाई मतलब कि कोई भी इकाई है, उसके जब पूर्ण होने पर शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा? कहानी का मुख्य घटना को संक्षेप में कर सकेगा। तो वो कब करेगा? तो वो किसी भी कहानी को संक्षेप में कब कर सकता है? जब उस कहानी को वो अच्छी तरह से समझ जाएगा, तभी तो उसे संक्षेप में कर पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव यानी बोध उद्देश्य से संबंधित है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके कीवर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा तो आप बहुत कम समय में आप इस चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इसे अच्छे से देखिएगा। ओके, थैंक यू।